Good morning, students. Today we have to read from page number 99, second paragraph. In medieval Islamic societies, जो मध्यकालीन इस्लामी समाज थे, फाइन लैंग्वेज यानी कि अच्छी भाषा, अ क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रचनात्मक कल्पना, वर अमंग द मोस्ट एप्रिसिएटेड क्वालिटीज इन अ पर्सन। अगर ये किसी व्यक्ति में ये दोनों गुण हैं, उसकी लैंग्वेज भी अच्छी हो और उसकी इमेजिनेशन भी अच्छी हो, क्रिएटिव हो, तो उसके इन गुणों की एप्रिसिएशन की जाती थी, यानी कि इन गुणों की उसकी प्रशंसा की जाती थी। दीज क्वालिटीज रेज्ड अ पर्सन्स कम्युनिकेशन टू द लेवल ऑफ अदब। और अगर किसी में ये गुण थे तो वो उस व्यक्ति की जो बातचीत का तरीका था उनको एक ऊंचा स्तर उनको दे देता था, यानी कि अदब के स्तर तक पहुंचा देता था। अदब एक शब्द है, अ टर्म विच इम्प्लाइज लिटरेरी एंड कल्चरल रिफाइनमेंट। अदब जिसका मतलब है सांस्कृतिक शाब्दिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से शुद्ध होना, यानी कि सांस्कृतिक और शाब्दिक रूप से शुद्ध होना, उसको अदब कहा जाता है। तो यानी कि जिसमें ये दोनों गुण होंगे, उसकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी और उसकी इमेजिनेशन यानी कि कल्पना भी क्रिएटिव होगी, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो लिटरेरी और कल्चरल वे से रिफाइन है। अदब फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडेड। अदब के जो रूप थे एक्सप्रेशन के, किसी चीज को अभिव्यक्त करने के, उनमें शामिल थी पोएट्री जिसको नज्म कहा जाता था, और ऑर्डरली अरेंजमेंट एक सही क्रम से व्यवस्थित होना, एंड प्रोज जिसको नथ्र, और स्कैटर्ड वर्ड्स। प्रोज का मतलब बिखरे हुए शब्द, पोएट्री यानी कि कविता, और प्रोज यानी कि जैसे लेसन होता है जिसको गद्य कहते हैं। विच वर मेंट टू बी मेमोराइज्ड, जिसका मतलब क्या होता था, मेमोराइज करना, यानी कि उसको कंठस्थ करना, याद कर लेना। यूज्ड व्हेन द ओकेजन अरोज, और उसका यूज तब करना जब कोई ऐसा अवसर आए। द मोस्ट पॉपुलर पोएटिक कंपोजिशन ऑफ प्री इस्लामिक ओरिजिन वॉज द ओड। सबसे जो फेमस पोएटिक कंपोजिशन थी, प्री इस्लामिक मतलब इस्लाम से पहले, इस्लाम से पूर्व का जो टाइम था उसकी बात हो रही है ये। तो उस टाइम सबसे पॉपुलर पोएटिक कंपोजिशन क्या थी, कविता का रूप हम इसको कह सकते हैं, वो था ओड। ओड इज अ टाइप ऑफ पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ समवन, यानी कि किसी की प्रशंसा में जो कविता लिखी जाती है उसको ओड कहते हैं, और फारसी में इसको कहते थे कसीदा। कसीदा डेवलप्ड बाय पोएट्स ऑफ अब्बासीद पीरियड, और ये कब डेवलप की गई, अब्बासी समय, अब्बासी खलीफाओं के समय जो कवि थे उन्होंने इसको विकसित किया था, इस तरीके को, ओड को, कसीदा जिसको कहते हैं। टू ग्लोरीफाई द अचीवमेंट्स ऑफ देयर पैट्रन्स। पैट्रन होता है संरक्षक, जो राजा होता था वो कवियों को संरक्षित करता था, यानी कि आश्रय देता था, उसको पैट्रन कहा जाता था राजा को। तो पैट्रन्स की जो उपलब्धियां होती थी उनको गुणगान करने के लिए उनकी प्रशंसा में ओड लिखी जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी। पोएट्स ऑफ पर्शियन ओरिजिन रिवाइटलाइज्ड। पर्शियन ओरिजिन जो फारसी मूल के कवि थे उन्होंने क्या किया, रिवाइटलाइज्ड पुनर्जीवित किया, एंड री इन्वेंटेड दोबारा से आविष्कार किया अरेबिक पोएट्री, अरबी कविता का, एंड चैलेंज द कल्चरल हेजमनी ऑफ द अरब्स। अरबों का जो सांस्कृतिक अधिपत्य था, यानी कि वो कल्चर पे उनकी एक अधिकार हो गया था, तो उसको उन्होंने चैलेंज किया, चुनौती दी। अबू नुवास हु वॉज ऑफ पर्शियन ओरिजिन, जो फारसी मूल के थे, अबू नुवास ब्रोक न्यू ग्राउंड बाय कंपोजिंग क्लासिकल पोएट्री। उन्होंने एक नई तरह की पोएट्री को कंपोज करके या रचना करके एक नया रास्ता बनाया था, और न्यू थीम्स, नए नए विषयों पर, सच एज जैसे कि वाइन एंड मेल लव। वाइन होती है शराब, और मेल लव यानी कि पुरुष प्रेम। विद द इंटेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग प्लेजर, किस इरादे से, सेलिब्रेटिंग प्लेजर खुशियां मनाने के लिए, यानी कि खुशी मनाने के इरादे से उन्होंने नए विषयों को चुना। और नए विषय क्या थे, एक तो शराब और एक मेल लव, इन दोनों थीम्स के ऊपर वो कविताएं लिखते थे। फॉरबिडन बाय इस्लाम, और ये जो दोनों सब्जेक्ट थे वाइन और मेल लव, इनको इस्लाम में मनाही थी, यानी कि कोई भी इनको पसंद नहीं करता था। आफ्टर अबू नुवास
अबू नुवास के बाद द पोएट्स एड्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर पैशन इन द मैस्कुलिन। जितने भी कवि हुए उनके बाद उन्होंने अपने पात्र को, पात्र मतलब जो कैरेक्टर यूज करते थे अपनी कविता में, उसको एड्रेस किया अपने मतलब ऑफ देयर पैशन। पैशन का मतलब यहाँ पे प्रेम, अपने प्रेम के पात्र को उन्होंने एड्रेस किया इन द मैस्कुलिन, यानी कि पुरुष रूप में। पुरुष रूप में ही वो उसको प्रकट करते थे कविताओं में, इवन इफ द लेटर वॉज अ वुमेन, चाहे वो एक महिला भी क्यों ना हो। फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन, इसी परंपरा को अपनाते हुए द सूफीज ग्लोरीफाइड द इंटॉक्सिकेशन। यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन होता है एक नशा, जैसे जो कोई भी नशीली वस्तुएं हैं उनके सेवन से जो नशा होता है, मदहोशी होती है, उसका गुणगान किया सूफियों ने भी। कोज्ड बाय द वाइन ऑफ मिस्टिकल लव, जो रहस्यवादी प्यार रूपी जो मदिरा थी उसके द्वारा जो नशा उत्पन्न होता है उसको ग्लोरीफाई किया, उसका गुणगान किया सूफी कवियों ने। बाय द टाइम द अरब्स कॉन्कर्ड ईरान, ईरान पे जब अरबों की विजय हुई, पहलवी द लैंग्वेज ऑफ सेक्रेड बुक्स ऑफ एंशियंट ईरान। अब ईरान जो था वो पहले मुक्त था, तो अरबों ने ईरान पे आक्रमण किया था, यहाँ मुस्लिम धर्म फैलाया था। तो जो प्राचीन ईरान था वहाँ पवित्र किताबों की लैंग्वेज होती थी पहलवी, ये इनकी प्राचीन लैंग्वेज थी। वोज इन डिके, वो नष्ट होने की कगार पे थी, यानी कि खत्म होने वाली थी। अ वर्जन ऑफ पहलवी, पहलवी का एक रूप नोन एज न्यू पर्शियन, जिसको नई फारसी कहा गया, विद अ ह्यूज अरेबिक वोकेबलरी, जिसमें अरबी भाषा के शब्द ज्यादा मात्रा में होते थे। सून डेवलप्ड, जल्दी उसको विकसित किया गया। द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन खुरासान एंड ट्रांसओक्सियाना टुक न्यू पर्शियन टू ग्रेट कल्चरल हाइट्स। फॉर्मेशन यानी कि जब स्थापना हुई सल्तनत की खुरासान में और ट्रांसओक्सियाना में, तो जो नई फारसी भाषा थी उसको नई सांस्कृतिक पहचान मिली या ऊंचाइयों तक वो पहुंच गई। द समानिद, समानिद यानी कि समानी, समानिद कोर्ट पोएट रुद्की, समानी दरबारी कवि थे रुद्की, वॉज कंसिडर द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री, वो इस नई फारसी काव्य के जनक माने जाते थे, फादर माने जाते थे। विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थी न्यू फॉर्म्स, नए नए रूप, सच एज द शॉर्ट लिरिकल पोएम, जैसे कि एक छोटा संगीतमय गीत या कविता जिसको गजल कहा जाता है। एंड द क्वाट्रेन, क्वाट्रेन का मतलब होता है चतुष्पदी, यानी कि जिसमें 4 पदों, जिसको रुबाई कहा जाता है और इसका प्लूरल है रुबैयत। द रुबाई इज अ 4 लाइन स्टांजा, रुबाई जो होती थी वो 4 लाइन का एक स्टांजा होता था। इन विच द फर्स्ट 2 लाइन्स सेट द स्टेज, जिसमें पहली जो 2 लाइन थी वो एक भूमिका तैयार करती थी। द थर्ड इज फाइनली पोइस्ड, जो तीसरी थी वो एक तरह से सही तरीके से सदी होती थी। एंड द फोर्थ डिलीवर्स द पॉइंट, और जो चौथी लाइन थी वो मैसेज देती थी, यानी कि जो संदेश होता था वो उसमें दिखाई देता था। इन कंट्रास्ट टू इट्स फॉर्म, इसके रूप की तुलना में द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रुबाई इज अनरेस्ट्रिक्टेड। रुबाई का जो सब्जेक्ट मैटर था, जो भी विषय वो उठाती थी रुबाई, वो अनरेस्ट्रिक्टेड था, यानी कि उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती थी। इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ अ बिलव्ड, इसको किसी प्रेमी या प्रेमिका की सुंदरता को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जा सकता था। प्रेज अ पैट्रन, यानी कि किसी अपने संरक्षक की प्रशंसा भी की जा सकती थी। और एक्सप्रेस द थॉट्स ऑफ अ फिलोसोफर, या किसी दार्शनिक के विचारों को भी व्यक्त किया जा सकता था। द रुबाई रीच्ड इट्स जेनिथ, जेनिथ मतलब ऊंचाई, सबसे ऊपर, इन द हैंड्स ऑफ उमर खयाम, उमर खयाम जो थे उनके हाथों में यह सबसे ऊंचाई पर पहुंची रुबाई, यानी कि सबसे ज्यादा फेमस हुई। ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, जो एक खगोल शास्त्री भी थे, खगोल शास्त्री हु स्टडीड द स्पेस, एंड मैथमेटिशियंस, और एक गणितज्ञ भी थे, हु लिव्ड एट वेरियस टाइम्स इन बुखारा, समरकंद एंड इस्फान, जो अलग अलग समय पर बुखारा, समरकंद और इस्फान में रहे थे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 11वीं सेंचुरी, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में गजनी बिकेम द सेंटर ऑफ पर्शियन लिटरेरी लाइफ,
गजनी, गजनी यानी कि जहाँ से हमने गजनवी के बारे में पढ़ा था, जो जिसने भारत पे बहुत सारे आक्रमण किए थे। तो ये 11वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का एक केंद्र बन गया, फारसी साहित्यिक जीवन का। पोएट्स वर नेचुरली अट्रैक्टेड बाय द ब्रिलियंस ऑफ द इंपीरियल कोर्ट। जो राजा का दरबार था उसकी शानो शौकत से, उसकी ब्रिलियंस से अट्रैक्ट हो जाते थे स्वाभाविक रूप से कवि। रूलर्स टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोनाइजिंग आर्ट एंड लर्निंग फॉर एनहांसिंग देयर प्रेस्टाइज। प्रेस्टाइज मतलब अपने प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए वो लर्निंग और आर्ट उनको किसी मतलब कला या जो शिक्षा होती है उसको संरक्षण देने की महत्व को वो समझते थे, महसूस करते थे कि अगर हम कला और शिक्षा को संरक्षण देंगे तो हमारी प्रसिद्धि जो है वो बढ़ेगी। महमूद ऑफ गजनी गैदर्ड अराउंड देम अ ग्रुप ऑफ पोएट्स। गजनी के महमूद ने अपने चारों तरफ बहुत सारे कवियों को इकट्ठा कर लिया। हु कंपोज्ड एंथोलॉजीज एंड एपिक पोएट्री, जिन्होंने एंथोलॉजीज और एपिक पोएट्री होती है महाकाव्य, और एंथोलॉजीज मीन्स काव्य संग्रह। तो उन्होंने एंथोलॉजीज, उन कवियों ने एंथोलॉजीज और एपिक पोएट्री लिखी। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वॉज फिरदौसी। इनमें सबसे जो फेमस थे वो थे फिरदौसी, जिनकी डेथ हुई थी 1020 में। हु टुक 30 years टू कंप्लीट द शाहनामा, जिन्होंने शाहनामा एक बुक थी उनकी, एक महाकाव्य था, एपिक पोएम थी, वो उन्होंने 30 years में कंप्लीट की थी। बुक ऑफ किंग्स यानी कि राजाओं की किताब या राजाओं के जीवन पर आधारित थी ये शाहनामा। एन एपिक ऑफ 50,000 कपलेट्स। कपलेट होता है 2 लाइन का एक दोहा, तो इसमें 50,000 कपलेट्स थे। विच हैज़ बिकम अ मास्टरपीस ऑफ इस्लामिक लिटरेचर, जो आज भी इस्लामी साहित्य का एक मास्टरपीस यानी कि कलाकृति समझी जाती है। द शाहनामा इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशंस एंड लीजेंड्स। तो ये जो शाहनामा लिखी गई ये क्या था, परंपराओं का एक समूह था, यानी कि जो रीति रिवाज या परंपराएं थे वो इसमें लिखे गए थे, और लीजेंड्स होती है साहसिक कविताएं। द मोस्ट पॉपुलर बीइंग दैट ऑफ रुस्तम, और इनमें सबसे पॉपुलर जो लीजेंड थी वो रुस्तम की थी। विच पोएटिकली डिपिक्ट ईरान फ्रॉम क्रिएशन अप अंटिल द अरब कॉन्क्वेस्ट, जिसमें एक कविता के रूप में ईरान की शुरुआत से लेकर अरबों की जीत तक कविता के रूप में ईरान को दिखाया गया था। इट वॉज इन कीपिंग विद द गजनविद ट्रेडिशन, और यह गजनवियों की एक परंपरा बन गई बाद में। दैट पर्शियन लेटर बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर इन इंडिया, कि उन्होंने फारसी को भारत में प्रशासन और संस्कृति की एक भाषा बना दिया, यानी कि भारत में उन्होंने फारसी भाषा का यूज़ किया। जो दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, तो उसमें हमने फारसी को एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ा, जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर की लैंग्वेज थी दिल्ली सल्तनत की।